बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तलबा व तालिबात, जैसा कि गुज़श्ता लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 के बारे में पढ़ा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के पैकर, इंसाफ की ज़िंदा मिसाल। नेक्स्ट चैप्टर जो है चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। यानी देखें, ये चीनियों के नए साल से क्या मुराद है कि चाइनीज़ जो हैं वो अपने नए साल की तकरीबात कैसे करते हैं, यानी नए साल में वो अपनी सेलिब्रेशंस जो हैं उसको किस अंदाज से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जैसा कि देखें, अगर हम मुस्लिम होने की हैसियत से अपनी ज़िंदगी में जितने भी हमारे फंक्शंस आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं। जैसे ईद उल फ़ितर आती है, उससे पहले क्या है कि हर शख्स नए कपड़े बना रहा है। ईद वाले दिन जो है बच्चों को ईदी दी जा रही है। इसी तरह ईद वाले दिन जो है वो अच्छे अच्छे खाने बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह चाइनीज़ भी अपने मुल्क में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, नए साल को मनाते हैं। और उनका नए साल का मनाना जो है उसके भी चंद एक मराहिल हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर की प्री रीडिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि प्री रीडिंग में क्या सवालात किए गए हैं। प्री रीडिंग में पहला सवाल है, विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट थ्रू आउट द ईयर। साल में आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। फेस्टिवल कहते हैं त्यौहार को, सेलिब्रेट मनाना, थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर में। अब साल में हम कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। फर्स्ट ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, बारह रबीउल अव्वल। उसके साथ साथ पाकिस्तानी होने की हैसियत से 23 मार्च, 14 अगस्त और इसके साथ कई ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। और इनके मनाने का मकसद क्या है। अब देखिए, यही बात जो अब मैंने कही है कि इनको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, वही उसने अगला सवाल किया है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द फेस्टिवल, कि एक त्यौहार का क्या मकसद होता है। जब एक त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है तो बेसिकली हम उस त्यौहार की अहमियत को उजागर कर रहे होते हैं कि ये त्यौहार क्यों मनाया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उस त्यौहार के बारे में जब हम कोई बात करते हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, वो उस त्यौहार के बारे में जान जाती हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि 14 अगस्त जो है, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब पाकिस्तान बना था, और हमने 14 अगस्त पाकिस्तान बनते हुए नहीं देखा। लेकिन तारीख़ में पढ़ने के साथ साथ जब हमारे बुज़ुर्गों ने 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया तो आज हम भी इसकी सेलिब्रेशंस में शामिल होते हैं। इसी तरह 23 मार्च के बारे में, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर जो हैं, बीइंग अ मुस्लिम, हमारे बुज़ुर्गों ने इसको सेलिब्रेट किया और हमने इस्लामी तालीमात को पढ़ा तो हमें भी पता चल गया कि यकम शवाल को मुसलमान जो हैं वो ईद उल फ़ितर मनाते हैं। उसके बाद 10 ज़िलहज को मुसलमान ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्या है, ये साल में हमारे जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उनको जब हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो उनके मकासद हमारे सामने, कि उनको सेलिब्रेट करने के साथ साथ हम उनकी अहमियत को जान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट चाइना एंड चाइनीज़ फेस्टिवल।
चाइना के बारे में आप क्या जानते हैं। देखें, चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो हम क्या कहते हैं, चाइना इज़ आवर नेबरिंग कंट्री, ठीक है। उसके बाद उसने कहा चाइनीज़ फेस्टिवल, चाइनीज़ न्यू ईयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाइनीज़ फेस्टिवल, कि चीनियों का नया साल चीनियों के लिए सबसे अहमियत का हामिल होता है। इसके साथ साथ बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि चीनियों के नए साल को वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उसको नया साल क्यों कहते हैं, न्यू ईयर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ 12 महीनों के नाम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये 12 माह को हम एक ख़ास तरतीब के साथ करते हैं। उनके यहाँ क्या है, 12 माह के अलावा उनके पास 12 सालों का भी एक चक्कर होता है। ऐसे सर्कल में उन्होंने 12 नाम लिखे हुए हैं और उन 12 नामों के सर्कल्स को वो गाए बगाए कंटिन्यू रखते हैं। और वो किससे रिलेटेड है, वो मुख्तलिफ़ जानवरों के साथ नाम से रिलेटेड होते हैं। जैसे मुझे याद है 2013 जो है वो उनका ड्रैगन ईयर था, यानी उनका कौन सा साल था जो ड्रैगन से रिलेटेड था। और उनके ख़यालात भी कैसे हैं, उनके ख़यालात ये हैं कि जो बच्चा जिस जानवर के साल में पैदा होता है उसकी खुसूसियत भी उससे मुतल्लिका होती है। तो ये क्या है कि चाइना के लोगों के कॉन्सेप्ट को भी मैंने आपके सामने बयान कर दिया। चाइनीज़ फेस्टिवल में से सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ कि इसकी ट्रांसलेशन में क्या बात कही गई है। और ट्रांसलेशन को पढ़ते हुए बेटा आपने अपने सामने जो है वो अपनी बुक खोल के रखनी है। पेज नंबर 16 है आपकी टेक्स्ट बुक का, तो अपनी टेक्स्ट बुक सामने खोल लें, उसका पेज नंबर 16 निकालें। फर्स्ट पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बात कही गई है। चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों का नया साल, इज़ आ हॉलीडे, इज़ है आ हॉलीडे, छुट्टी, दैट सेलिब्रेट्स, जो मनाई जाती है, द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के आगाज़ पर। चीनियों का नया साल वो छुट्टी है जिसे चीनियों के नए साल के आगाज़ पर मनाया जाता है। इट इज़ कंसीडर्ड, इसे तसव्वुर किया जाता है, इसे ख्याल किया जाता है। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, मनाना। इसे तसव्वुर किया जाता है टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट क्या होते हैं, मोर, मोर, मोस्ट, मोस्ट, यानी उसकी सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अहम, हॉलीडे, छुट्टी। इसे सबसे अहम छुट्टी तस्वुर किया जाता है फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनियों के ख़ानदानों के लिए। इसे चीनियों के ख़ानदानों के लिए सबसे अहम छुट्टी तस्वुर किया जाता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, छुट्टी मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग, बहुत बड़े ख़ानदानों के इज्तिमा के साथ। गिफ्ट गिविंग, तोहफ़े दिए जाते हैं। द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स, अलामती खाने पेश किए जाते हैं। एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन, और तकरीबाती सजावटें भी की जाती हैं। देखें, तकरीबाती सजावटें क्या हैं, जब भी हमारा कोई इवेंट होता है तो हम उस पर क्या होता है, जो फेस्टिवल से रिलेटेड सजावट होती है, यानी आर्जी किस्म की लड़ियाँ लगा दी, रोशनियाँ कर दी, फूलों की लड़ियाँ लगा दी या फूलों की पत्तियाँ बखेर दी, ये क्या आती हैं, ये तकरीबाती सजावटें होती हैं जिनको हम भी करते हैं। ऑल फोकस, तमाम तर तवज्जो दी जाती है ऑन बिगनिंग गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की अच्छी किस्मत को लाने पर तमाम तर तवज्जो दी जाती है। एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, और आने वाली बहार को मनाने के लिए। इन चाइना में द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड, अभी तक। कमरी कैलेंडर किसको कहते हैं, चांद का कैलेंडर। कमरी कैलेंडर किसको कहते हैं, जिसका ताल्लुक़ किससे होता है, चांद से, जिसका ताल्लुक़ किससे होता है, चांद से। ये मीनिंग भी मैं आपको बताता चलूँ। तो कमरी कैलेंडर चांद से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि देखिए हम मुसलमान होने की हैसियत से हमारा भी एक कैलेंडर जो है वो कमरी कैलेंडर है। कौन सा,
जिससे हम तयन करते हैं अपने इस्लामी कैलेंडर के तौर पर, यानी जिससे हमारे जो हैं वो रोज़ों का ख्याल रखा जाता है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, ये जो हमारा कैलेंडर है वो चाँद के साथ ताल्लुक़ रखता है, उसके फेज़िस से ताल्लुक़ रखता है। जबकि हमारा जनवरी फरवरी जो है ये जो है वो सूरज के मुताबिक हम इसको तयन करते हैं। देखिए जून में कभी भी जो है वो हमारे पास जो है ऐसा नहीं हुआ कि सर्दी हुई हो, बल्कि क्या है जून जुलाई के माह में गर्मी होती है। इस तरह दिसंबर जनवरी को जो है वो सर्दी के महीने तस्वुर किया जाता है, क्योंकि उसमें सूरज का ताल्लुक़ है। और चाँद के साथ किन का ताल्लुक़ है? रमज़ान। अब रमज़ान शवाल चाहे वो गर्मी में हो या सर्दी में हो, रमज़ान में ही हम बीइंग मुस्लिम रोज़े रखते हैं। और ये क्या है कि वो चाहे किसी भी महीने में आए, हमारा ताल्लुक़ कमरी काम से है, हमारा ताल्लुक़ सूरज के तयन से नहीं है। तो कमरी ताल्लुक़ क्या कहलाता है? उसे कैलेंडर को ल्यूनर कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूनर कैलेंडर। चाइनीज़, इन चाइना द ल्यूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड, अभी भी इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमिन, तयन करने के लिए ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, रवायती छुट्टियाँ, रवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसे चीनियों का नया साल। सिंस, ताहम, द ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड, कमरी कैलेंडर इन्हिसार करता है ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चाँद की अशकाल पर, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल देन सन, जो कि सूरज से एक छोटा चक्कर रखता है। और हम इस बात को जानते भी हैं कि हर साल हमारे रोज़े जो हैं वो पहले से 10 दिन पहले आ जाते हैं। मतलब साल जो सूरज का साल है अगर वो 365 दिन का है, तो चाँद का साल जो है वो 355 दिन का हो जाता है। इस वजह से हमारे रोज़े जो हैं वो मूव करते हुए कभी गर्मी में और कभी सर्दी में आ जाते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल, इज़ नेवर ऑन द सेम डे, कभी एक दिन पर नहीं होता। ईच ईयर, हर साल, बट टिपिकली, बल्कि आम तौर पर, फॉल समवेयर, आ जाता है, गिर जाता है, बिटवीन जनवरी 21 एंड द फरवरी 20, 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली, सेलिब्रेशन तकरीबात कैन एक्चुअली दरअसल लास्ट अप टू अ मंथ, महीने के आखिर तक चल सकती हैं। अब जो उनकी तकरीबात हैं वो हमारी तरह एक दिन की नहीं है, बल्कि एक महीना चलती रहती हैं। हेयर आर सम ट्रेडिशंस, यहाँ चंद रवायात हैं एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर, जिनका ताल्लुक़ चीनियों के नए साल के साथ है। आज हम उन चंद एक ट्रेडिशंस को पढ़ने लगे हैं। पहला है क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू ईयर, घरों को साफ़ करना कब, और नए न्यू क्लोथ्स और नए कपड़े पहनना। अब ईद पे हम क्या करते हैं? हम मुसलमान भी तो यही करते हैं। क्या होता है कि चांद रात से पहले, ख़ास तौर पर गर्ल्स, ये तो जान छुड़ा रही होती हैं। क्या होता है कि मामा हमसे जल्दी जल्दी जो है वो काम करवा लें। इस काम करवाने के बाद हमने तो मेहंदी लगवाने चले जाना है, हमने फ़लाँ काम करने चले जाना है। बॉयज़ हैं, उनको काम ही कोई नहीं। चांद रात को जी घूमने चले गए, चांद रात को यूँ समझते हैं पता नहीं कौन सी हमें आज़ादी मिल गई है। तो इसका मतलब क्या है कि घरों को साफ़ करना और नए कपड़े पहनना। ईद वाले दिन क्या होता है? सब लोग, हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। प्रायर टू द फर्स्ट डे, पहले दिन से पहले, ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों के नए साल से, इट इज़ कस्टमरी, ये रवाज है फॉर फैमिलीज़, ख़ानदानों के लिए, नए साल के पहले दिन से पहले ये चीनियों में रवाज है टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेस, कि वो मुकम्मल तौर पर अपने घरों को साफ़ कर लेते हैं। डूइंग दिस, ये करते हुए, इस सेड कहा जाता है टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, गुज़श्ता साल की किसी भी बद किस्मती को साफ़ कर दिया जाए। एंड मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक, और अच्छी किस्मत को कबूल करने के लिए घर को तैयार कर दिया जाए फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल में। आल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश, तमाम सफाइयाँ मुकम्मल कर लेनी चाहिए बिफोर न्यू ईयर डे, नए साल के दिन से पहले। उनका ख्याल क्या है? नए साल शुरू होने यानी रात 12 बजे से पहले पहले, या हमारे जैसे शाम को चाँद निकलता है तो चाँद निकलने से पहले तमाम सफाइयाँ मुकम्मल कर लेनी चाहिए। सो देयर इज़ नो चांस,
कोई ऐसा मौका ना हो एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून, अच्छी किस्मत को बाहर फेंकने का, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की। वियरिंग ब्लैक, काले कपड़े पहनना, इज़ नॉट अलाउड, नहीं इजाज़त दी जाती, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, काले कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती क्योंकि इसका ताल्लुक़ क्या है, चाइनीज़ के मुताबिक मौत से है। और वो कहते हैं कि जो काले कपड़े पहनते हैं वो अफसोस का इजहार कर रहे होते हैं। होएवर, ताहम, वियरिंग रेड इज़ इनकर्ड, सुर्ख कपड़े पहनने को वो हौसला अफजाई करते हैं। एज द कलर इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट, क्योंकि ये जो है वो बदरूहों को भगाने के लिए होता है। लिहाजा हमारे भी यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे ही होते हैं कि सुर्ख रंग जो है वो ख़तरे की निशानी है, और इसी तरह ब्लैक कलर जो है उसको अफसोस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रंगों का किसी चीज़ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। पेज नंबर 17, डेकोरेटिंग द हाउस, घरों को सजाना। अनदर पॉपुलर कस्टम, एक दूसरा रवाज, आम रिवाज, इज़ टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स, क्या लटकाना है, साइंस अलामतें, एंड पोस्टर्स और इश्तिहारात, ऑन डोर्स एंड विंडोज़, दरवाज़ों और खिड़कियों पर, विद द चाइनीज़ वर्ड फू, जिन पर चाइनीज़ लफ्ज़ फू लिखा होता है, रिटन ऑन देम, उन पर लिखा होता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब क्या होता है, अच्छी किस्मत और खुशकिस्मती। और आपने कभी गौर किया हो, वो चाइनीज़ के टेलीविज़न पर वो मार्शल आर्ट्स लगते हैं और वो शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, फू, उसका मतलब क्या होता है, ये उनका साइन, और उनकी ज़ुबान से फू का वर्ड जो है वो खुशकिस्मती को पहले, जैसे हम मुस्लिम जो हैं जितने भी हैं वो कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, तो उसका मतलब क्या है, हम उसको बरकत समझते हैं और वो भी अपनी खुशकिस्मती और खुशियाँ समझते हैं। बाइंग फ्लावर, फूल ख़रीदना। फॉर द होम, घर के लिए, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, ये भी एक आम रिवाज है। सिंस, चूँकि, दे सिम्बलाइज द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, वो आने वाले बहार को अलामत पेश करते हैं, एंड अ न्यू बिगनिंग, और नए आगाज़ को। नेक्स्ट पैराग्राफ, न्यू ईयर्स एव डिनर, नए साल के मौका पर खाना, रात का खाना, डिनर किसको कहते हैं, खाना। ऑन द एव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों के नए साल के मौका पर, इट इज़ कस्टमरी, ये रवाज है, टू विज़िट ए रिलेटिव, के रिश्तेदारों के पास जाया जाता है, और क्या किया जाता है, एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, और एक बहुत बड़े खाने में शमूलियत इख्तियार की जाती है। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड, जहाँ काफ़ी तादाद में मखसूस खाने पेश किए जाते हैं, आर सर्व, पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल, ये एक आम बात है, फॉर चाइनीज़ फैमिली, चीनियों के ख़ानदानों के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेस, के वो 8 से 9 डिशें बनाते हैं, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के एव मौका पर, बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनियों की ज़ुबान में, द वर्ड 8, लफ्ज़ 8 मीन्स, मतलब है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड द वर्ड 9, और 9 का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, लंबे अरसे तक। यानी चाइनीज़ न्यू ईयर जो है उसमें वो जो 8 से 9 खाने बनाते हैं, उनका मतलब भी क्या होता है कि लंबे अरसे तक खुशहाली होना। यानी वो लोग ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि जिसने इस मौका पर अच्छे अच्छे खाने पेश किए, अल्लाह ताला जो हैं उनके किचन में, उनकी रोज़ी में बरकत डालेंगे, और वो भी पूरे साल के लिए। उसके बाद 5वें पैराग्राफ में, और हमारे यहाँ भी यही होता है, ईद पे क्या होता है, ईद पे फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, चाचू मामू फुप्पो के बच्चे, और घरों में अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, एक बड़ा सा दस्तरखान सजाया जाता है, सब लोग उस पे बैठकर इकट्ठे खाना खाते हैं, और उसको हम जो है एक दावत समझते हैं। अगला पैरा, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, अच्छी किस्मत के तोहफे देना। अब तो वो तोहफ़ क्या हैं, इट इज़ ट्रेडिशनल, ये रवायती प्रैक्टिस अमल है, फॉर एडल्ट्स, नौजवानों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन लिटल रेड इन्वेलप्स, कि वो बच्चों को सुरख रंग के छोटे लिफाफे पेश करते हैं, फिल्ड विद मनी, जो रकम से भरे होते हैं, इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, जिनका ताल्लुक किससे होता है, दौलत और खुशहाली से, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर, ये बड़ों के लिए भी एक आम रिवाज है, टू प्रेजेंट, के वो पेश करते हैं रेड पैकेट्स, सुरख रंग के लिफाफे,
टू द अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को। इन्वेलप्स आर नॉट टू बी ओपन, लिफाफे नहीं खोले जाते, अनटिल, यहाँ तक के द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, यहाँ तक के वसूल कुनिंदा जो है, हासिल करने जो है वो देने वाले के घर को छोड़ ना दे। और हमारे भी यहाँ पे ये ऐसे ही है, बस थोड़ा सा तरीक़ेकार गलत है कि हम लोग जो है ईद वाले दिन घर में जितने बच्चे होते हैं सबको ईदी बांट रहे होते हैं, और हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम सबके सामने दे रहे होते हैं। अगर किसी बड़े को ज़्यादा दे दी तो छोटा रोने लग जाता है, जनाब मुझे इतनी मिली है उसको इतनी मिली है, या अगर किसी छोटे को ज़्यादा दे दी तो बड़ा कहने लग जाता है अच्छा इसके तो काम कम है, मैंने तो दोस्तों के साथ भी घूमना है लिहाजा मुझे ज़्यादा ईदी मिलनी चाहिए। तो उनके यहाँ ये एक कंफर्म बात है कि जनाब पैकेट आपको मिलना है, अगर तो उनके सामने तो खोलना नहीं है, उनके बाद खोलेगा। अगर कोई कहेगा मुझे कम मिली है तुम्हें ज़्यादा मिली है तो वो अपनी बेइज्जती फील करेगा कि जनाब तुम्हें ईदी क्यों कम मिली है। जबकि अगर वो जो है वो अपने इस बात को राज में रखेगा तो उसकी इज़्ज़त जो है वो महफूज रहेगी। आज का पैराग्राफ नंबर 6, ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों को इज़्ज़त देना। जानवरों को इज़्ज़त वो कैसे देते हैं? एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड, हर साल ताल्लुक़ रखता है, जुड़ा होता है, विद वन ऑफ द 12 एनिमल, 12 जानवरों में से एक जानवर के साथ, ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडिक, चीनियों की एक शक्ल है जिसका नाम जो है यूँ एक शक्ल से बनी है जिसके 12 कोने होते हैं, उसे ज़ोडिक बोलते हैं। दीज एनिमल्स, ये जानवर, आर ऑफन रिप्रेजेंटेड, अक्सर पेश किए जाते हैं, इन डेकोरेशन, सजावटों में, और इन्हीं जानवरों को वो अक्सर सजावटों में भी पेश करते हैं। सम पीपल, कुछ लोग, बिलीव, यकीन रखते हैं, दैट के दोज बोर्न ड्यूरिंग द ईयर, वो लोग जो साल में क्या करते हैं, पैदा होते हैं, ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल, ख़ास जानवर के, मे हैव द करैक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, उस शख्स में भी वही आदतें पाई जाती हैं। मतलब अगर कोई बंदर के साल में पैदा हुआ तो उसकी आदतें क्या होंगी, वो शरारती होगा। अगर कोई जो है वो हाथी के साल में पैदा हुआ है तो वो मोटा होगा। अगर कोई ड्रैगन के साल में पैदा हुआ है तो वो जहरीला होगा। इस तरह अगर यही आप अक्सर देखते हैं, वो हमारे यहाँ पे सितारों से हाल जानिए, वहाँ पे स्टार्स में भी उसी तरह के जानवर बने हुए हैं, और उन जानवरों का ताल्लुक़ भी उन लोगों के कॉन्सेप्ट के साथ है कि फ़लाँ आपका स्टार है तो आप ये ऐसा करेंगे, आपके साथ ये होगा। जबकि तमाम चीज़ें हम बीइंग अ मुस्लिम हम समझते हैं कि अल्लाह ताला के इख्तियार में हैं। लास्ट पैराग्राफ, चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल, इज़ अ टाइम, वो वक्त है, व्हेन द फैमिली, जब ख़ानदान, शुड कम टुगेदर, इकट्ठे होते हैं, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर द ईयर दैट हैज़ पास, गुजरे हुए साल का, एंड री इनविगोरेट, और दोबारा ताकत हासिल करने के लिए, देमसेल्फ, अपने आप में, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की। और हम भी क्या करते हैं ईद उल फितर पे हम ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो कारी साहब क्या कहते हैं, कारी साहब हमें यही बात समझाते हैं कि देखें आज के दिन हम सब लोगों का इज्तिमा जो है, हम सब लोगों का ये जो इकट्ठा होना है वो क्या है, वो अल्लाह के सामने अपनी इल्तिजाएँ पेश करना है कि या अल्लाह जो गुज़श्ता साल हमसे गुज़र गया उसमें हमारे ये गुनाह हो गए वो हमें माफ़ फरमा, और ये जो रमज़ान के हमने रोज़े रखे हैं इनके बदले में हमें नेकियां ऐसी अता फरमा कि आने वाले साल में हम नेकोकार रहें। यानी उनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं, लेकिन ताल्लुक़ क्या है कि हमारा ताल्लुक़ एक इस्लामिक कल्चर से है, इस्लामिक ट्रेडिशन से है, उनका ताल्लुक़ जो है अपने मज़हब के मुताबिक है। हम अपने मज़हब के मुताबिक अपनी सेलिब्रेशंस रखते हैं, और बीइंग अ मुस्लिम हमें उन्हीं पर ही अमल करना चाहिए, और पिछले साल के जो हैं वो मुआफ़ी हम उसी के मुताबिक ही तलब करते हैं। तो पूरे चैप्टर का जो थीम है वो इस तरह है कि चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल, चीनियों का नया साल सबसे बड़ा त्यौहार है इन चाइनीज़ कल्चर, चीनियों की सकाफ़त में, जस्ट लाइक द अदर एथनिक कम्युनिटीज़, जिस तरह दूसरी एथनिक कम्युनिटीज़ में ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। इन चाइना टू द न्यू ईयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, नए साल जो है वो उनके लिए बहुत अहम दिन है। दिस इज़ द टाइम, वो वक्त है, व्हेन फैमिली मेम्बर्स ट्राइव टू बी विद देयर नियर एंड डियर वंस, जो कि एक दूसरे के करीबी होते हैं। दे रिगार्ड दिस एज टाइम टू यूज़र आउट द ओल्ड ईयर, वो गुज़श्ता साल के बारे में आपस में बातचीत करते हैं, एंड वेलकम द न्यू, और नए साल को खुश आमदीद कहते हैं, विद ग्रेट फेस्टिव्स एंड मैरी मेकिंग, बड़ी खुशियों के साथ और मुस्कुराहटों के साथ। और यही चीज़ जो है वो हमें भी
ईद उल फितर वाले दिन हम करते हैं कि हम भी गुज़श्ता साल के बारे में अल्लाह से इल्तिजाएँ करते हैं कि जो गलतियाँ हो गई, जो गुनाह हो गए, मुआफ़ कर दे, आने वाले साल में हमें नेकोकार बना। तो बेटा ये चीनियों के नए साल की चंद तकरीबात आपसे डिस्कस की गई कि चीनियों के नए साल में कौन कौन सी तकरीबात हैं जिन तकरीबात को वो लोग पहचानते हैं। जी बेटा, पहले हमने जो है वो टेक्स्ट पढ़ा कि उसमें ट्रांसलेशन में क्या क्या बातें थीं। टेक्स्ट में ट्रांसलेशन में हमने जो पैराग्राफ पढ़े उन पैराग्राफ में क्या क्या कहा गया था कि चाइनीज़ न्यू ईयर में कौन कौन से फेस्टिवल जो हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं कि एक्सरसाइज में हमें कौन कौन से पार्ट्स दिए गए हैं और उनको हमने किस अंदाज से याद करना है। पहला है ग्लॉसरी, और गुज़श्ता चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है फ़रहंग। इसका मतलब क्या है कि आपने अल्फाज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, अल्फाज को जो है वो आपने थोड़ा सा वजाहत के साथ बयान करना है जिससे लफ्ज़ जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो हमें यहाँ पे जो है वो 4 से 5 अल्फाज जो दिए गए हैं उनको हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है। पहला है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है मुंसलिक होना, किसी चीज़ से जुड़े होना, उससे ताल्लुक़ रखे होना। फीलिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर इवेंट, कि ऐसी फीलिंग जिनका एक ख़ास इवेंट के साथ ताल्लुक़ हो। सेलिब्रेशन, तकरीबात, यानी आप ऐसी तकरीबात जिनको आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पार्टी आर अ स्पेशल इवेंट, ऐसी पार्टी या ऐसा मौका जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके साथ जो है वो कई और भी चीज़ों का मुंसलिक होना ज़रूरी है। उसके बाद कस्टमरी, रवाज के तौर पर, यूजर फॉर सम बॉडी, या जिसको हम ट्रेडिशनल भी कहते हैं, रवायती अंदाज से। गैदरिंग, इज्तिमा, इकट्ठे होना। ब्रिंग टुगेदर, इकट्ठे हो जाना, या कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल ऑफ अ फैमिली, एक ख़ानदान के लोगों का इकट्ठे हो जाना। ल्यूनर कमरी, मैंने गुज़श्ता लेक्चर में बेटा आपको समझाया था कि कमरी से मुराद क्या है, ऐसा साल जिसका ताल्लुक़ चाँद से हो, चाँद के फेजिस से हो। पार्टेक, हिस्सा लेना, टेक पार्ट या शेयर इन। रेसिपिएंट, लेने वाला, वसूल कुनिंदा, रिसीवर। रीइन्विगोरेट, तक़वियत बख्शना, दोबारा ताकत हासिल करना, स्ट्रेंथन, मजबूती हासिल करना। सिम्बलाइज, अलामती तौर पर। टू रिप्रेजेंट समबॉडी बाय मीन्स ऑफ अ सिंबल। ट्रेड्स, खसूसियात या आदात, यानी किस चीज़ में कौन कौन सी आदतें पाई जाती हैं। अब ये थी हमारी ग्लॉसरी। उसके बाद आ जाती है हमारी वोकेबलरी। वोकेबलरी में क्या बात कही गई है बेटा, आपके पेज नंबर 18 पर वोकेबलरी में उसने चंद एक अल्फाज दिए गए हैं जिनको उसने मीनिंग लिखने के लिए कहा है। तो आप उसकी उर्दू और इंग्लिश दोनों मीनिंग जो हैं वो अपनी बुक पे ही लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पहला है गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा, टुगेदर, इकट्ठे होना। इज्तिमा, तो आम रूटीन में हम उसका इंग्लिश मीनिंग क्या कहेंगे, असेंबली। असेंबली का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठे कर देना। उसके बाद है कस्टमरी, रिवाज के तौर पर, रवायती अंदाज से। ट्रेडिशनल, क्या कहेंगे, ट्रेडिशनल। थॉरोली, मुकम्मल तौर पर, थॉरोली मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली। कॉमन प्लेस, आम रिवाज। एवरेज, क्या है, एवरेज, आम रिवाज जो है। पार्टेक, हिस्सा लेना, टेक पार्ट, हिस्सा लेना, या शेयर इन, पार्टिसिपेट भी हम इसको कह सकते हैं। ट्रेड्स, खसूसियात या आदात, जिसे हम क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक्स। उसके बाद रीइन्विगोरेट, दोबारा ताकत हासिल करना। अभी हमने उसको ग्लॉसरी में पढ़ा है, स्ट्रेंथन, मजबूती हासिल करना। उसके बाद है फॉर्म नाउन्स। बेटा हमें चंद एक अल्फाज दिए गए जिनके हमने क्या बनाने हैं, नाउन बनाने हैं। जैसे उसने एग्जाम्पल में हमें दिया है, सेलिब्रेट से सेलिब्रेशन, गैदर से क्या बनेगा, गैदरिंग। वेरी गुड, क्या बनेगा, गैदरिंग। इस तरह सिंबॉलिक से सिंबलिज्म, क्या बनेगा, सिंबलिज्म।
प्रॉस्पर से प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पर से प्रॉस्पेरिटी, डेकोरेट से डेकोरेशन, क्या, डेकोरेट से डेकोरेशन, एनकरेज, क्या बनेगा, एनकरेजिंग, क्या बनेगा, एनकरेजिंग। इसके बाद हमें बेटा दिया गया ट्रांसलेट पैराग्राफ, उसने पैराग्राफ हमें दिया है कि जिसको हमने ट्रांसलेट करना है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक रवायती अमल है, फॉर एडल्ट्स, नौजवानों के लिए, बड़ों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन रेड लिटिल रेड इन्वेलप, कि वो बच्चों को सुर्ख रंग के छोटे लिफाफे पेश करते हैं, फिल्ड विद मनी, जो रकम से भरे होते हैं, इन ऑर्डर टू सिम्बोलाइज, जो कि अलामत पेश करते हैं वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, किसकी, दौलत और खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, ये बुज़ुर्गों के लिए बड़ी आम बात है, टू प्रेजेंट, के वो पेश करते हैं रेड इन्वेलप्स या रेड पैकेट्स, सुर्ख रंग के लिफाफे, टू अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को। इन्वेलप्स आर नॉट टू बी ओपन, लिफाफे तब तक नहीं खोले जाते, अनटिल द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, यहाँ तक के वसूल कुनिंदा देने वाले के घर को छोड़ ना दे। इसके बाद बेटा हमारा आ जाता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इसमें जो है सबसे पहले उसने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हमें दिया है कि हमें उसने MCQs दिए हैं और उनमें से आपने चूज़ करना है। पहला क्या है, चाइनीज़ न्यू ईयर फॉल समवेयर, कब शुरू होता है और कब तक, बिटवीन जनवरी 21 एंड द February 20, सी, इसको आप किसको टिक करेंगे, सी को। पैराग्राफ 1 गिव्स स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, बी को आप टिक करेंगे, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर। अगला है, इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज़ टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेज, हमने ये पैराग्राफ में पढ़ा है, बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से पहले ही वो सारे घर को साफ कर लेते हैं। हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर ऑन डोर्स एंड विंडोज़, क्या लगाना, पोस्टर्स लटकाना दरवाज़ों और खिड़कियों पर। कब लटकाए जाते हैं, किसकी अलामत है, मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, वो खुशकिस्मती और खुशियों इससे मुराद लेते हैं। आगे, इन्वेलप्स आर नॉट टू बी ओपन, लिफाफे तब तक नहीं खोले जाते, अनटिल द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, वसूल कुनिंदा देने वाले के घर को जब तक छोड़ ना दे, बी। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये आंसर जो हैं वो सेंड किए जा चुके हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि चाइनीज़ न्यू ईयर में आपको कौन कौन से सवालात के जवाब मिले हैं। व्हेन डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट, चीनियों का नया साल कब शुरू होता है, चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट्स बिटवीन 21 जनवरी एंड द February 20, 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के दरमियान। उसके बाद, वाई डू चाइनीज़ फैमिलीज़ डू थॉरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर डे, चीनी जो हैं वो पहले दिन से पहले पूरे घर को साफ़ क्यों करते हैं, बिकॉज दे बिलीव दैट, वो किस चीज़ पर यकीन रखते हैं, अभी हमने ये बात जो है वो गुज़श्ता पैराग्राफ में पढ़ी है कि वो अपने घरों को पहले दिन से पहले इसलिए साफ़ करते हैं, टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल की किसी भी बदकिस्मती को साफ़ किया जाए, एंड मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल की खुशकिस्मती को क्या किया जाए, वेलकम करने के लिए घर को साफ़ सुथरा कर दिया जाए। अगला सवाल है, विच कलर इज़ नॉट अलाउड, पैराग्राफ नंबर 2 के एंड पे हमने पढ़ा था, ब्लैक कलर इज़ नॉट अलाउड बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद डेथ, एंड विच कलर इज़ इनकरेज, और कौन सा कलर हौसला अफजाई किया जाता है, रेड कलर इज़ इनकरेज बिकॉज इट इज़ रिलेटेड या एसोसिएटेड विद रिवार्डिंग ऑफ द बैड स्पिरिट्स, क्योंकि ये क्या होता है, ये बदरुओं को भगाने के लिए इस्तेमाल समझा जाता है। What do celebrations on doors and windows symbolize, क्या है, डेकोरेशन ऑन डोर्स एंड सिम्बोलाइज किस चीज़ की अलामत हैं, डेकोरेशन ऑन डोर्स एंड सिम्बोलाइज, डोर्स एंड विंडोज सिम्बोलाइज लक एंड हैप्पीनेस। आपने पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो दरवाज़ों और खिड़कियों पर जो है वो एक लफ्ज़ फू जो है वो प्रिंटेड पोस्टर और जो इश्तिहारात हैं वो लटकाते हैं, जिसका मतलब ये समझते हैं कि ये खुशकिस्मती और
अच्छी किस्मत के लिए, बेहतरीन किस्मत के लिए हैं। लक एंड हैप्पीनेस, खुशियों के लिए हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू ईयर एंड डिनर, नए साल के मौका जो है उसका डिनर जो है वो किस चीज़ की अलामत है। तो उन्होंने पैराग्राफ में ये बात हमें बता दी थी कि इस मौका पर मेक 8 to 9 डिशेस, वो 8 से 9 डिशेस बनाते हैं। और 8 का मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। एंड 9 का मतलब क्या है? लॉन्ग लास्टिंग। और यही समझते हैं कि वो खुशहाली चाहते हैं और लंबे अरसे तक, इसलिए वो 8 से 9 किस्म के खाने बनाते हैं। व्हाट डू द लिटिल रेड इनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिम्बलाइज, सुरख रंग के लिफाफे जो हैं रकम से भरे हुए, वो किस चीज़ की अलामत हैं? लिटिल रेड इनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, किस चीज़ की अलामत हैं? वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, दौलत और खुशहाली की। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर फॉर चाइनीज़ फैमिली, चीनियों के नए साल की चीनियों के ख़ानदानों के लिए क्या अहमियत है? एट द एंड ऑफ द न्यू ईयर चाइनीज़ फैमिलीज कम टुगेदर, इकट्ठे होते हैं। इन ऑर्डर टू गिव थैंक फॉर द ईयर, गुज़श्ता साल को सलाम करने के लिए, दैट हैज़ पास, जो गुजर चुका है। एंड री इन्विगोरेट देम सेल्फ फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल को क्या करने के लिए? ताकत और मजबूती हासिल करने के लिए। उसके बाद बेटा हमारा ग्रामर का पोर्शन शुरू हो जाता है, जिसमें हमें उसने 2 तरह की तो फिल इन दी ब्लैंक्स ही दी हुई है कि पहली फिल इन दी ब्लैंक्स जो है उसको आपने किससे फिल करना है? कलेक्टिव नाउन से फिल करना है। उसने चंद एक कलेक्टिव नाउन्स हमें दिए हुए हैं, और मैंने गुज़श्ता चैप्टर में भी आपको बताया था कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। वो तमाम अल्फाज जो सिंगुलर हों लेकिन वो एक इज्तिमा को, हम कहते हैं कि जनाब क्राउड सिंगल वर्ड है, और क्राउड का मतलब क्या होता है? हुजूम। और एक बंदे से कभी हुजूम हुआ है? नहीं। जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, तो इसी तरह आर्मी मैंने आपको बताया था, तो आर्मी सिंगल वर्ड है, लेकिन क्या है उसका मतलब एक शख्स से आर्मी नहीं बनती, उसके लिए ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा सोल्जर्स मौजूद होंगे, जिसमें मुख्तलिफ रैंक्स भी होंगे, फिर जाके आर्मी बनेगी। तो ये कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो यहाँ पे हमें चंद एक कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं, गैंग, क्राउड, कमेटी, क्लास, क्रू, ऑडियंस, फैमिली। तो इनको हमने फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली, ये चीनियों के ख़ानदानों के लिए है कि टू मेक 8 to 9 डिशेस, के वो 8 से 9 डिशें बनाते हैं। द डैश अपलूडेड हर्टली, ऑडियंस, क्या? ऑडियंस। द डैश हैज़ जस्ट हैड अ फिज़िक्स लेसन, क्लास, किसने? क्लास। चौथे में आएगा द डैश ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो रॉबर किसको कहते हैं? गैंग बनाते हैं। रॉबर क्या बनाते हैं? गैंग बनाते हैं। पांचवा है अ डैश ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट, क्या है? क्राउड, एक हुजूम इकट्ठा हो गया एक्सीडेंट के मौका पर। 6 में द डैश टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, कमेटी टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन एट इट्स मंथली मीटिंग। द डैश ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक्ड स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म। द क्रू, क्रू कहते हैं दस्ता, जो 8-10 लोगों का, 6 लोगों का आर्मी में बनता है, उसे क्रू बोला जाता है। उसके बाद बेटा हमारी अगली फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जिसमें मस्ट और मस्ट नॉट का मतलब क्या होता है? कोई काम करने का ज़ोर देना या किसी काम के करने से सख्ती से मना करना, यानी उसके लिए जो है वो आपको कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? शी डैश ईट सो मच शुगर, उसे ज़्यादा शुगर खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? नहीं, मस्ट नॉट, शी मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर। स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल, स्टूडेंट्स मस्ट पास, तलबा को स्कूल में दाखिले के लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो ज़रूर पास करना चाहिए। यू डैश वॉच सो मच टेलीविज़न, यू मस्ट नॉट, तुम्हें इतना ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। ही डैश टेक सम मेडिसिन फॉर द कफ, मस्ट टेक सम मेडिसिन फॉर द कफ, उसे खांसी के लिए लाजमी दवाई लेनी चाहिए। विजिटर्स डैश स्मोक, मस्ट नॉट स्मोक,
आने वालों को स्मोकिंग करने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है? जिसमें हमारी फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाता है, ठीक है। और कंटिन्यूअस में क्या होता है? इज़, एम या आर के साथ हम आई एन जी फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा तो कौन सा बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर इज़, एम, आर के साथ आई एन जी लग जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ हमें बेटा 6 फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई हैं जिनको हमने फिल करना है। यू ब्रैकेट में नॉट लाइक चॉकलेट, अगर हम यू डू नॉट लगाते हैं तो इसका मतलब वो नहीं पसंद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट। फिर लिख लें यू डू नॉट लाइक चॉकलेट। शी ब्रैकेट में नॉट और स्टडी लिखा है, इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, तो हम इसको इज़ लगाएंगे तो उसके साथ आई एन जी फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट। दे ब्रैकेट में नॉट ईट लिखा है, राइस एवरी डे, तो दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे, वो हर रोज़ चावल नहीं खाते हैं। वी ब्रैकेट में नॉट और वर्क लिखा है और एंड पे लिखा है नो, तो नो में लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि नो जब एंड पे आ जाए तो वो हमारा कंटिन्यूअस होता है। वी आर नॉट वर्किंग नो, वी आर नॉट वर्किंग नो। इस तरह इट डैश अ लॉट हेयर, इट रेन्स अ लॉट हेयर, इट रेन्स अ लॉट हेयर। आई डैश ऑन हॉलीडे टुमारो, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। लास्ट हमारा जी आज का पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। पंक्चुएट के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पंक्चुएट का मतलब क्या होता है, कि हमने रमूज़ व औकाफ का ख्याल रखना है। जब हम उसकी रमूज़ व औकाफ का ख्याल रखेंगे तो हमारा जो है वो कोई भी काम वो अच्छे अंदाज से होगा। जिसकी मिसाल मैंने आपको दी थी कि रोको मत जाने दो। अगर मैं रोको के बाद जो है वो कॉमा लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या है? रोक देना है और जाने नहीं देना। लेकिन अगर मैं कहता हूँ रोको मत, यहाँ कॉमा लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या है? रोकना नहीं है, जाने दो। इस तरह दूसरी मिसाल मैंने आप लोगों को समझाई थी कि जिसमें स्कूलों के बाहर लिखा होता है मार नहीं प्यार। अब सारे उस्ताद ही इस पर अमल कर रहे होते हैं। कई जो हैं वो यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, वो कहते हैं मार प्यार नहीं करना, और कई जो हैं वो मार नहीं इसके बाद कॉमा लगाते हैं, वो कहते हैं मारना नहीं है बल्कि क्या करना है? प्यार करना है। तो देखिए सिर्फ कॉमा की जगह बदलने से क्या हो गया, हमारी मीनिंग में कितना फ़र्क आ गया कि मीनिंग बिल्कुल उल्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि ये रमूज़ व औकाफ का ख्याल है। इसी तरह सेंटेंस लिखते हुए शुरू में हम कैपिटल लेटर लिखते हैं। इस तरह जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम कॉमा लगाते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। मतलब कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास की सूरत में लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये बात बहुत अहम है। तो इस पैराग्राफ को आपने पंक्चुएट करना है कि ऑन दी एव। अब देखिए ऑन का ओ जो है वो स्मॉल लिखा हुआ है, इसको आपने ओ को कैपिटल कर लेना है। ऑन दी एव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, न्यू ईयर के बाद क्या है? एक बात रुक गई है, आपने कॉमा लगाना है। इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड। अब यहाँ पे सर्व्ड के बाद क्या है? फुल स्टॉप। और इट का जो है वो आई कैपिटल लगाएंगे। जैसे ही फुल स्टॉप लगाएंगे उसके बाद नया सेंटेंस शुरू होगा तो हम जो है कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स। न्यू ईयर के साथ एपॉस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब क्या है? का की के। एफ डिनर बिकॉज चाइनीज़ द वर्ड 8 जो है 8 को आपने कॉमास में लिखना है, मीन्स प्रॉस्पेरिटी को भी कॉमा में लिखना है। एंड द वर्ड 9 को फिर कॉमा में लिखना है, मीन
लॉन्ग लास्टिंग को भी कॉमा में लिखना है और एंड पे जो है हमने फुल स्टॉप लगाना है। तो इसके साथ जो है हमारा पंक्चुएट का जो पैराग्राफ है वो हमें समझ आ जाएगा कि जनाब हमने कहाँ कहाँ कॉमा लगाया, कहाँ कहाँ फुल स्टॉप लगाया और किन किन लेटर्स को हमने कैपिटल किया है। तो ये थी बेटा चंद एक बातें जो कि हमारी एक्सरसाइज में मौजूद थी। इसके बाद हाइफन का इस्तेमाल होता है कि हाइफन अक्सर आपको मैंने बात बताई थी कि जनाब हाइफन क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कई लोग हैं वो इसको डैश समझते हैं। अब बाज़ वक़्त बच्चों को ये बात सिखाई जाती है कि आप एक लाइन लिख रहे हैं और उस लाइन में जहाँ आखिरी वर्ड जो है वो आप लिख रहे हैं तो वो पूरा नहीं आ रहा, तो आप आधे को तोड़ के आप हाइफन लगाएं और अगली लाइन पे आप लिखना शुरू कर दें, तो ये गलत होती है। बल्कि सबसे पहले बेटा हमें क्या सीखना चाहिए, हाइफन्स को लगाने के लिए हमें सिलेबल्स का पता होना चाहिए। सिलेबल्स किसको कहते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे तारुफ करवाता जाऊँ सिलेबल्स का। सिलेबल्स होते हैं कि जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो हमारी ज़ुबान जितनी दफ़ा हरकत करती है वो उस वर्ड के उतने सिलेबल्स होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ पंक्चुएट, अब पंक जो है यहाँ पे हमारी ज़ुबान जो है वो एक ही तरीके से एक मूवमेंट में आई है, तो ये क्या है, ये एक सिलेबल है। इस तरह चू जो है वो हमारे पास दूसरा सिलेबल है और एट जो है वो हमारे पास तीसरा सिलेबल है। इस तरह हम जो है वो कई वर्ड दुनिया में ऐसे बोलते हैं जिनके हमें प्रोनंसिएशन, तो ये क्या है हमारे पास 4 से 5 सिलेबल्स बनते हैं। तो बेटा जब सिलेबल्स का हमें अंदाज़ा होगा उसके मुताबिक हम एक वर्ड को तोड़ेंगे तो हम हाइफन सही लगा रहे हैं। लेकिन अगर विदाउट सिलेबल आप तोड़ेंगे तो वो अगर कोई समझने वाला होगा तो वो आपके वर्ड को सर्कल करके आपके नंबर काट देगा। इसलिए हाइफन और डैश जो आप इस्तेमाल करते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। तो आज के हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज जो है जिसमें हमने क्या पढ़ा, ग्लॉसरी पढ़ी, उसके बाद वोकेबलरी के चंद एक किस्से पढ़े कि उसके मीनिंग, नाउन्स और पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया। फिर रीडिंग कंप्रीहेंशन में हमने 2 पार्ट पढ़े, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, MCQs थे और क्वेश्चन आंसर्स थे। उसके बाद ग्रामर में हमारी जो है वो हमें फिल इन दी ब्लैंक्स पहले दी गई कि हमने इनको जो है वो क्या बनाना है कि उनको हमने पहले चेंज करना है और फिर उन कलेक्टिव नाउन्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। उसके बाद है हमारे मस्ट और मस्ट नॉट का यूज़ कि मस्ट और मस्ट नॉट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा जिसमें फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगता है, लेकिन अगर प्लूरल हो तो उसमें एस या ES नहीं लगता। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर को के साथ ING लगाते हैं तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है। पंक्चुएट का मतलब मैंने आपको बताया रमूज़ो औकाफ, यानी आप रमूज़ो औकाफ का ख्याल रखते हुए अगर इंग्लिश पैराग्राफ को आप लिखते हैं यानी उसमें कैपिटल लेटर का इस्तेमाल, उसमें फुल स्टॉप, कॉमास, कॉलन, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमास, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो पंक्चुएशन ठीक कहलाएगी। और उसको पंक्चुएट करते हुए भी हमें तमाम रूल जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे हाइफन का इस्तेमाल है जिसमें मैंने आपको बताया कि अक्सर जो है वो गलत हाइफन सिखाया जाता है, जबकि हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि हाइफन सिर्फ तब ही लगाया जाए जब हम सिलेबल्स के बारे में जान लें, और सिलेबल को जानते हुए जब हम हाइफन इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि कोई भी हमारे लिखे हुए हाइफन्स को जो है वो क्रॉस नहीं करेगा और हमें मार्क्स दे देगा। तो आज के लेक्चर के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।